नमस्कार दोस्तों, 16 मई 2020 की समसामयिकी और सामान्य ज्ञान प्रश्नावली में आपका स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला प्रश्न है, डायमर भाषा बांध का संबंध निम्नांकित में से कौन से दो राष्ट्रों से है? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान और चीन, बी नेपाल और भारत, सी भारत और बांग्लादेश, डी नेपाल और चीन। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ए पाकिस्तान और चीन। हाल ही में पाकिस्तान और चीन द्वारा डायमर भाषा बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अनुबंध में एक मुख्य बांध तथा 21 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण विचाराधीन या प्रस्तावित है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए चार मुख्य तथ्य बता देता हूं। डायमर भाषा बांध परियोजना मुख्यतः पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में संचालित की जाएगी। यह परियोजना वर्ष 2010 में पाकिस्तान द्वारा समर्थित थी, किंतु भारत के विरोध के कारण इस परियोजना का संचालन या वित्त पोषण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निकायों द्वारा नहीं किया गया। अब दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा स्थित पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान के बीच में स्थित डायमर जिले में यह परियोजना संचालित की जाएगी। दोस्तों, आपको और साथ में मैं एक जानकारी बता देता हूं कि यह बांध पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में बहने वाली सिंधु नदी पर अवस्थित होगा या बनाया जाएगा। यह बांध लगभग 8 मिलियन एकड़ फीट जलाशय क्षेत्र में विस्तृत होगा। जी हां, 8 मिलियन एकड़ फीट जलाशय क्षेत्र को विस्तृत करेगा या फैला होगा। अब दोस्तों, डायमर भाषा बांध की ऊंचाई 272 मीटर होगी। यह दुनिया का सबसे लंबा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा। जी हां, विश्व का सबसे लंबा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा। दोस्तों, इस पूरी परियोजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य जो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह गिलगित बाल्टिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है और वर्तमान समय में चाइना द्वारा इसको समर्थन दिया जा रहा है, जो कि चाइना की वन बेल्ट परियोजना के अंतर्गत पाकिस्तान से संपर्क साधने के लिए इस बांध को निर्मित किया जा रहा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसके द्वारा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम टेक्यूब अनुदान राशि उपलब्ध कराई गई। आपके ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व बैंक, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक और डी ब्रिक्स बैंक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी विश्व बैंक। वर्ष 2003 में केंद्र सरकार ने ब्रिक्स बैंक के साथ देश में तकनीकी शिक्षा सुधार हेतु तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया था। दोस्तों, इसके चार महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यह कार्यक्रम वर्तमान टेक्यूब प्रथम चरण वर्ष 2003 से 2009 तक, जबकि द्वितीय चरण 2010 से 2017 तक, जबकि तृतीय चरण 2018 से वर्तमान समय तक संचालित किया जा रहा है। इस पूरी परियोजना में केंद्र और राज्य सरकारों का निधियन पैटर्न 75.25% है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में यह पैटर्न 90:10 रहता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि यह परियोजना देश में तकनीकी शिक्षा को सुधार करने, साथ में देश के अति गरीब क्षेत्रों को आकर्षित करने के लिए की जा रही है। जी हां, अति गरीब क्षेत्रों में यह परियोजना का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में सभी राज्यों में इस परियोजना का संचालन नहीं किया जा रहा है। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि एनआईटी कुरुक्षेत्र द्वारा हाल ही में एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, जिसे सम्राट भी कहा जा रहा है, विकसित किया गया है। यह एक ओपन सोर्स प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है। चूंकि यह ओपन सोर्स है, इसलिए इसका कोड भी अवेलेबल है। आप इसके कोड को यूज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपके अनुसार उसे बदल सकते हैं। और यह पूरी परियोजना टेक्यूब द्वारा समर्थित है। और वर्तमान समय में टेक्यूब का कौन सा फेज संचालित हो रहा है दोस्तों? टेक्यूब 3rd। अब दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय गुजरात के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, इस प्रश्न के चार ऑप्शन मैं बता देता हूं कि ए वडोदरा, बी आणंद, सी अहमदाबाद और डी बनासकांठा है। जी हां, इसका सही उत्तर है बी आणंद। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एक राष्ट्रीय महत्व संस्थान है। इसे वर्ष 1965 में गुजरात के आणंद स्थित मुख्यालय में स्थापित किया गया था। इसके चार महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तीन सहायक कंपनियां हैं, जिनमें एक का नाम है आईडीएमसी लिमिटेड आणंद, दूसरा मदर डेयरी दिल्ली और तीसरा एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज दिल्ली और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड हैदराबाद है। इस पूरी संस्थान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना तत्कालीन दुग्ध क्रांति के प्रणेता डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा की गई थी
और हाल ही में दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई ब्याज सब्सिडी परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को समर्थन प्रदान करते हुए दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों के आधुनिकीकरण हेतु ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है। जी हाँ, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों को आधुनिकीकरण हेतु ब्याज सब्सिडी परियोजना का संचालन करना है। अब दोस्तों इस परियोजना में 2% का ब्याज उपदान दिया जाएगा, यानी जो ब्याज राशि है उस पर केंद्र सरकार माफ करेगी। यदि समय पर भुगतान किया जाता है तो 2% का अतिरिक्त भुगतान माफ किया जाएगा। जी हाँ, टोटल 4% तक का ब्याज केंद्र सरकार द्वारा उपदान या वहन किया जाएगा और किसानों को और प्रसंस्करण इकाइयों को ब्याज में माफी मिलेगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा इस बहुप्रत्याशित परियोजना का संचालन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसे NDDB भी कहा जाता है, द्वारा लागू किया जाएगा। यानी नोडल एजेंसी कौन होगी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। आपका अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसके सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा GI टैग प्रदान किया गया। आपके ऑप्शन है A तेलंगाना, B झारखंड, C आंध्र प्रदेश और D कर्नाटक। जी हाँ, इसका सही उत्तर है B झारखंड। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रार द्वारा हाल ही में तेलंगाना के तेलिया रुमाल और झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेतांक टैग प्रदान किया गया। सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड के मुख्यतः हजारीबाग जिले में एक स्थानीय और प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसली मौसम में आयोजित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है, जिसमें पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। यह कलाएं राज्य में, मुझे माफ कीजिएगा, घर की मुख्य छतों पर की जाती है। दोस्तों आपके इसके 4 महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं कि सोहराई खोवर पेंटिंग परंपरागत रूप से मिट्टी के घरों की दीवारों पर चित्रित किया जाता है। इस चित्रकला में लाइनों, बिंदुओं, जानवरों की पेंटिंगों को प्रमुख स्थान प्रदान किया जाता है, जिसे मुख्यतः धार्मिक प्रतिमा विधा भी कहा जाता है। सोहराई भारतीय, दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सोहराई खोवर पेंटिंग का जो वर्ड है सोहराई, यह मुख्यतः भारतीय राज्य झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल का एक फसल उत्सव है। इसे पशु उत्सव भी कहा जाता है। यह अक्टूबर-नवंबर के महीने में हिंदू महीने कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाने वाला एक त्योहार भी है। जी हाँ, सोहराई एक त्योहार का नाम भी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि एक विशेष तथ्य है कि वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी को GI टैग प्राप्त करने वाला देश का प्रथम उत्पाद था। जी हाँ, दार्जिलिंग टी GI टैग प्राप्त करने वाला प्रथम उत्पाद था और भौगोलिक संकेतांक द्वारा यह पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। जी हाँ, जब किसी भी उत्पाद को GI टैग मिलता है तो वह कितने वर्ष तक के लिए मान्य होता है? 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। दोस्तों यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेलवे द्वारा पूछा गया था वर्ष 2015 में कि भौगोलिक संकेतांक पंजीकरण की मान्यता अवधि कितनी है। आपको याद रखना है 10 वर्ष है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, गोरखपुर का टेराकोटा चाक आओ चावल मणिपुर का, तवलोहपुर आम वस्त्र मिजोरम और तिरूर का पान का पत्ता को भी, जो कि केरल का है, उसे भी भौगोलिक संकेतांक प्रदान किया जा चुका था। अब दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है, वह राज्य जहां क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थापित किया गया। आपके ऑप्शन है A तमिलनाडु, B राजस्थान, C कर्नाटक और D गुजरात। याद रखिएगा सोलर पार्क। जी हाँ, इसका सही उत्तर है B राजस्थान। राजस्थान के जोधपुर स्थित भड़ला सोलर पार्क क्षेत्र फल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। यह सोलर पार्क 14,000 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यहाँ 18 बड़ी कंपनियों के कुल 36 सोलर पार्क स्थापित किए गए। जी हाँ, 18 बड़ी कंपनियों के कुल 36 सोलर पार्क स्थापित किए जा चुके हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि भड़ला सोलर पार्क में करीब 9,900 करोड़ रुपए का वित्तीय निवेश किया जा चुका है। यह सोलर पार्क कुल 300 मेगावाट उत्पादन के साथ में मेरकॉन इंडिया लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क घोषित किया जा चुका है। यहाँ से 750 मेगावाट विद्युत उत्पादन को वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तांतरित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ कि कुछ मित्रों को डाउट होगा कि भड़ला सोलर पार्क के स्थान पर कर्नाटक का तुमकुर जिले स्थित पावागढ़ सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा है। जी हाँ,
पावागढ़ सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क था, लेकिन वर्तमान समय में भड़ला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया है। पावागढ़ सोलर पार्क को शक्ति स्थल यानी 13,000 एकड़ क्षेत्र में स्थित इस सोलर पार्क को क्या नाम दिया जाता था या उपनाम था? शक्ति स्थल था दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद। जय हिंद।